हेलो बच्चों। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। कि एग्जाम का समय बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है, एक एक दिन आपके बहुत कम होते जा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि कोई भी क्लास मिस ना करिए, ठीक है। तो सारे काम से समय निकालिए और रैंकर सीरीज और जो भी यूट्यूब पे और ऐप पे क्लासेस चल रही हैं उसको अटेम्प्ट जरूर करना है और पूरे मन से। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद आपको याद होगा। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नहीं तो बोलेंगे बच्चे कि गुड इवनिंग नहीं बोले सर। चलिए, पिछले क्लास में हमने जो आपको होमवर्क दिया था उसमें था कि हार्ट साउंड जो होता है वो क्या होता है। वो टैप टैप होता है, बूम बूम होता है, टिक टॉक होता है या फिर लब डब होता है। चलिए, टैप टैप बूम बूम टिक टॉक जैसा कोई साउंड नहीं होता है। यहाँ पे लब और डब साउंड होता है, जिसको हम S1 और S2 नाम देते हैं, ठीक है। S1 और S2 साउंड जो होता है इसी को हम बोलते हैं लब और डब, ठीक है। लव और डब जो साउंड होता है वो होता है हर्ट का। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न हमारा जो है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। व्हाट यू मीन्स बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ब्लड प्रेशर, टोटल ब्लड, ब्लड पर मिनट, ब्लड पंप्ड पर मिनट पर बीट। जवाब दीजिए। चलिए पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम होता है क्या। ये हार्ट, और हार्ट जब एक बार पंप करता है ना, पंप करता है तो वो दो आर्टरी से ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है, ठीक है। और वो दो आर्टरी कौन कौन सी हैं। एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी क्या है ये अओर्टा, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा दो मेजर आर्टरी जो हैं, इन्हीं से ब्लड जो है वो पंप आउट होता है, बॉडी के बाहर निकलता है। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो एक बीट में, यानी कि हार्ट ने एक बार पंप किया तो कितना ब्लड जो है, कितना ब्लड पंप हुआ है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। यानी कि हार्ट के एक बार बीट करने पे, एक बार दबने में, एक बार सिकुड़ने में कितना ब्लड जो है वो इस चेम्बर से कहाँ पे मूव किया है, ऑर्टा में। कहाँ पे मूव किया है, ऑर्टा में। ये जो ऑर्टा है इसके अंदर कितना ml ब्लड आता है एक बार में, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि जब आपकी धड़कन एक बार धड़कती है, आपका दिल एक बार धड़कता है, तो कितना ml ब्लड को वो पंप कर देता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 70 ml। कितना होता है, 70 ml। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम पूछेगी कितना होता है तो हम बोलेंगे 70 ml। यानी कि एक बार जब आपका हार्ट बीट करता है, पंप करता है, तो वो 70 ml ब्लड को अपने अंदर से इस अओर्टा के थ्रू बाहर निकालता है। और बाहर का मतलब कहाँ, बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, बॉडी के पास भेजता है, बॉडी में जितने टिश्यू हैं, ऑर्गन है, उनके पास भेजता है 70 ml हर एक बीट में, ठीक है। हम एक बीट की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बीट की बात हो रही है। चलिए, तो एक तो प्रश्न हो गया कि 70 ml होता है। दूसरा यहाँ पे पूछा क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि ब्लड पंप किया गया पर बीट। पर बीट का मतलब वही एक बीट में जो ब्लड का अमाउंट, जो ब्लड अमाउंट पंप किया गया,
उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ब्लड पर मिनट जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अभी हम इसको भी बताएंगे आपको। कार्डियक आउटपुट क्या होता है। टोटल ब्लड जो होता है, टोटल ब्लड का मतलब क्या है, टोटल अगर ब्लड हार्ट में पूछ रहा है तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जानने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, ये प्रेशर अलग चीज हो गई। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अभी हमने उसकी बात की थी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। देखिए कार्डियक आउटपुट का मतलब ये होता है ना कि एक मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट कहलाता है। क्या समझ में ये बात। एक मिनट में, यहाँ पे आपको एक बीट नहीं एक मिनट याद रखना है। एक बीट की अगर बात होती, एक बीट यानी कि एक बार पंप किया तो उसने 70 ml निकाला, 70 ml ब्लड को बाहर निकाला। अगर हम वही बात करें कि एक मिनट में कितना होगा, तो एक मिनट में जो हमारा दिल है वो लगभग लगभग 72 बार धड़कता है। एक मिनट में 72 बीट होता है। ये बात आपको पता होगा कि हमारा हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, और एक बीट में वो 70 ml ब्लड निकाल रहा है। तो एक मिनट की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इस हार्ट रेट को 72 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 70 से। ठीक है, 72 को क्या करेंगे, 72 का गुणा कर देंगे 70 से, तो हमारा ये जो निकल के आएगा वो आएगा एक मिनट का। ठीक है, एक मिनट का, जिसको हम नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ढेर सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं। यहाँ पे एक है हार्ट रेट का मल्टीप्लाई किया है किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। ब्लड प्रेशर का किया हुआ है किससे, हार्ट रेट से। स्ट्रोक वॉल्यूम का ब्लड प्रेशर से किया है, और हार्ट रेट का भाग किया हुआ है किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। बात समझ में आई। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा पहला है ऑप्शन ए, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि हार्ट रेट जो है उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 था, और हार्ट रेट जो होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है। तो टोटल निकल के आएगा 5040 ml पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में लगभग लगभग 5000 ml, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि 5 लीटर ब्लड जो है उसको पंप कर देता है। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए अब ये पूछा क्या था इसमें, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या था। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम का हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा निकल के आएगा वही हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट ये आपको याद रखना है, ये कार्डियक आउटपुट होता है कितना, कार्डियक आउटपुट बराबर 500 ml, लगभग 5000 ml पर मिनट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विच चेंबर हैज थिकेस्ट वॉल। हार्ट की कौन सी चेंबर सबसे मोटी होती है, हार्ट की कौन सी चेंबर की वॉल सबसे मोटी होती है। आपका पहला ऑप्शन है राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इस इमेज को देखिए और यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वॉल सबसे थिकन लग रही है। वॉल का मतलब ना कि ये जो हार्ट बनी हुई है इसमें जो इसकी दीवारें हैं, दीवारों में सबसे मोटी दीवार कौन सी है। चलिए देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा थिकनेस, इस वॉल का थिकनेस देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, इसका आपने देख लिया। अब आप इस तरफ का वॉल का थिकनेस देखिए, ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो डिसाइड हो गई कि जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा थिक लग रहा है।
राइट साइड में कम लग रहा है। अब लेफ्ट और राइट में भी अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर का तो एट्रिया है और नीचे का क्या है, वेंट्रिकल है। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट जो एट्रिया है वो भी पतला है, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल, इसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि चारों चेंबर में किस चेंबर की वॉल सबसे मोटी होती है। मोटी उसी की होगी ज्यादा जिसको ज्यादा काम करना हो। तो सबसे ज्यादा काम भी किसको करना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को करना होता है, इसलिए इसकी दीवार भी मोटी होती है ताकि जल्दी डैमेज ना हो। ठीक है। तब हम अपने प्रश्न में आते हैं कि विच चेंबर हैज थिकेस्ट वॉल। अगर ये आपसे पूछे तो आपका जवाब जाना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। विच वेसल्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सी ऐसी वेसल्स है जो ब्लड को कहाँ से लेके जा रही है, कहाँ पे, लंग्स से हार्ट के पास लेके जा रही है। यानी कि ये दोनों लंग्स हो गए और यहाँ से ब्लड को लेके जा रहा है किसके पास, हार्ट के पास। किसके पास लेके जा रहा है, हार्ट के पास। तो ये कौन सी वेसल्स है जो ब्लड को लंग्स से लेके जाती है हार्ट के पास, उस वेसल्स का नाम पूछ रहा है। बताइए, क्या उसको वेना कावा कहते हैं, क्या उसको अओर्टा कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई ब्लड वेसल या तो लंग्स से निकल रही है या फिर लंग्स में जा रही है तो उसके आगे पल्मोनरी जरूर जुड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे जिसमें पल्मोनरी नहीं है। या तो पल्मोनरी होगा या फिर ब्रोंकियल होगा, क्योंकि उसमें ब्रोंकस जो होती हैं वो उनके उनके नाम पे पड़ा होगा। चलिए, तो इसको भी हम एक पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये लंग्स, ये क्या है, लंग्स दोनों तरफ, और ये हार्ट। ठीक है। ये दोनों लंग्स है और ये क्या है, हार्ट है। अब ब्लड जो है पंप हुआ कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो आपको दो वेसल्स दिख रही है लेफ्ट और राइट, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये कैरी क्या करती हैं, CO2 वाला ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये जब लंग्स में ब्लड को लेके जाती है तो लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है फिर वापस हार्ट में आ जाता है। और जिस नली से होके, जिस ब्लड वेसल से होके आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेन्स। एक लंग्स से दो वेन्स निकलती हैं और दोनों से मिलके चार वेन्स निकलती हैं और उनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। और एकमात्र यही वेन है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा क्या है कि कौन सी आर्टरी या वेन है, कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास लेके जा रही है। तो लंग्स से हार्ट के पास ले जाने वाली जो ब्लड है उसका नाम हमने बता दिया पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। बाकी का पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है कि ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेके जाता है। तो ये चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है। ईसीजी एक जांच होती है, आपको पता होगा हॉस्पिटल में जांच की जाती है। और ये पूछ रहा है कि ईसीजी से क्या जांच की जाती है, उसमें जो भी चीजें दिखती हैं हमें, ईसीजी का जो रिपोर्ट आता है उसमें जो भी चीजें दिखती है वो क्या होता है, हार्ट की, हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर उसमें देखा जाता है। क्या हार्ट साउंड सुना जाता है ईसीजी में, क्या पल्स देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखी जाती है। चलिए,
यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा होगा जिसमें ईसीजी का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ईसीजी का ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ वेव्स दिख रहे हैं आपको, पी वेव, ये सबसे पहला पी वेव, फिर आगे की तरफ जाके नीचे की तरफ जो है क्यू वेव है, और फिर एक लंबा सा वेव है आर वेव, और फिर नीचे की तरफ जो है वो एस वेव है, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक टी वेव दिखाई देता है। यू की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मेन वेव होते हैं, पी, क्यू, आर, एस एंड टी वेव। और ये जो वेव होते हैं ना, ये हार्ट के पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हार्ट का एट्रिया एट्रिया क्या करता है, पंप करता है, एट्रिया अलग पंप करता है, वेंट्रिकल अलग पंप करता है। तो जब पहले एट्रिया पंप करता है तो उसका जो वेब निकलता है उसी का एक ग्राफ हमें शो होता है, कहाँ पे, एक ग्राफिकल पेज पे, जिसमें बनता है पी वेव। मतलब जैसे एट्रिया पंप किया वैसे यहाँ पे एक जंप देखने को मिलता है, जिसको हम पी वेव बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि एट्रिया के पंप करने के बाद वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, दोनों के तरफ के वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट और राइट के वेंट्रिकल पंप करते हैं। तो नीचे वाला जब हिस्सा पंप करता है तो हमें क्यू आर एस, मतलब ये जो 3 वेव हैं एक साथ बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, जब हमारा वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये कब बनता है, जब एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो। और क्यू आर एस कब बनता है, जब वेंट्रिकल्स का डी पोलराइजेशन होता हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये बनता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब सिकुड़ते हैं तो पी बनता है। उसके बाद जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होगा, क्योंकि जब एक बार सिकुड़ चुका है तब ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो टी वेव बनता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्री वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से टी वेव बनता है, ठीक है। तो ये जितने भी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हो रहे हैं एक ईसीजी के ग्राफ में, वो सब होता क्या है, तो वो होता है हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा, कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा होती है। और कंडक्टिंग सिस्टम में सबसे मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एस ए नोड, एस ए नोड, जिसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। और यहीं से जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ में उतारा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। नाम इसका ग्राम होता है लेकिन जो प्रेजेंटेशन आता है वो ग्राफिकल होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, तो वो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सॉरी, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। बाकी के ए बी सी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, सिस्टोल का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है सिस्टोल, एक का मतलब एक होता है डेस्टोल, डायस्टोल। क्या होता है सिस्टोल, क्या होता है डायस्टोल। देखिए सिंपल सा मतलब इसका होता है, सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना। थोड़ा हिंदी में देख लेना भाई, सिकुड़ना। और इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है। सिकुड़ना इंग्लिश में बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, और फैलना मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सी बात है। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। रिलैक्सेशन जो होता है वो किसका मतलब होता है, डायस्टोल का मतलब।
डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। फीलिंग और इम्पिटिंग यहाँ पे दोनों आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे। तो हम आपको इस इनमें से दिखाते हैं। ये जो है ना, इसमें देखिए हार्ट जो है सिकुड़ रहा है, हार्ट जो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। इसमें हार्ट जो है वो फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे कि दोनों में ये हार्ट जो है वो फैला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे पूछा वही चीज कि डायस्टोल का मतलब क्या होता है। हमने बताया सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है सिस्टोल का मतलब, बाकी पंपिंग और क्लॉटिंग आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न। विच आर्टरी सप्लाई हार्ट, हृदय को कौन सी रक्त जो कौन सी धमनी जो है वो रक्त क्या करती है, देती है? हार्ट को कौन सी आर्टरी है जो हृदय को ब्लड सप्लाई देती है? हमने आपको बताया था कि एक आर्टरी होती है जो क्या होती है कि सबसे बड़ी वाली आर्टरी की पहली ब्रांच होती है, और सबसे बड़ी वाली आर्टरी जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्टा। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये हार्ट है और ये जो है आर्टरी, सबसे बड़ी वाली आर्टरी जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्टा नाम देते हैं। इसकी सबसे पहली ब्रांच जो होती है यहीं से निकली हुई है। आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ। ठीक है, तो जो राइट की तरफ है उसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट की तरफ है वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ये निकल के कहाँ गई है? इसी हार्ट के ऊपर पूरी फैली होती है, जिससे हार्ट को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो हार्ट को काम करने के लिए इस कोरोनरी आर्टरी का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आर्टरी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हुआ तो सबसे पहले हार्ट जो है वो क्या होगा? खराब होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और यही समझ लीजिए कि एक हार्ट अटैक है, CAD का मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा है कि विच आर्टरी सप्लाईज ब्लड किसको? हार्ट को। तो वहां पे हम देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी कहीं है क्या? ऑर्टा तो पूरी बॉडी में देती है, यहाँ पे स्पेशली किसको पूछा है? हार्ट में पूछा है। उसके बाद क्या है? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो वो ब्रेन की तरफ जाती है, किसको सप्लाई देती है? ब्रेन को देती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ब्लड लेके जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ पे लेके जाती है? हार्ट में लेके जाती है। और ऑर्टा पूरी बॉडी में लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन, लंग्स और ये जो बॉडी को सप्लाई करी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं? स्पेशली जो हार्ट में ब्लड को लेके जा रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन, टेंशन का मतलब तनाव, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा तनाव। देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब खून की नली, खून की नली है। इसके अंदर ये बह रहा है खून, ये क्या है? ब्लड है। अब जब एक नली के अंदर ब्लड हो, पानी हो या फिर कोई भी लिक्विड हो, तो सिंपल सी बात है कि इस ब्लड का कुछ ना कुछ प्रेशर इस नली पे जरूर लग रहा होगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो प्रेशर लगता है इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये आर्टरी है, तो आर्टरी पे ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब बात ये है कि ये टेंशन तो है इस पे, जो हमारी आर्टरी की वॉल है इस पे टेंशन यानी कि तनाव तो है थोड़ा सा, लेकिन वो तनाव बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि ये जो ब्लड है इस पे बहुत ज्यादा तनाव डाल रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है, क्या नाम देते हैं? हाइपर टेंशन। तो तनाव देने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ गया, BP जो होती है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि अगर किसी की BP बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे लो BP हाइपो कहलाता है। लो BP अगर है तो हाइपो, हाइपो का मतलब कम हो जाना, और हाई BP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेंशन। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और नॉर्मल BP है तो इसको हम नॉर्मोटेंसिव बोलते हैं। नॉर्मोटेंसिव, टेंशन तो है लेकिन नॉर्मल है कि उतना होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे 120/80 ये भी तो प्रेशर है,
लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर है और बीपी ही नहीं है, बीपी नहीं तो आदमी तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सी और डी भी गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। विच वॉल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो टू राइट एट्रियम। मतलब ये कह रहा है कि ये हार्ट है, हार्ट, और हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाले जो है एट्रिया है, एट्रिया, और नीचे वाले दोनों क्या है, वेंट्रिकल है। ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल है। ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, ये राइट का है और ये लेफ्ट का है। ये पूछ रहा है कि बैक फ्लो रोकने के लिए और किसमें, एट्रिया में बैक फ्लो रोकने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है ये वापस किसमें न जा पाए, किसमें न जा पाए, वापस एट्रिया में न जा पाए, इसके लिए कौन सी वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होती है। और स्पेशली राइट एट्रिया की बात किया है तो हम राइट साइड में देखेंगे कि कौन सा वॉल्व है जो ब्लड को वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाने से रोक रहा है। तो राइट साइड में जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो राइट साइड की बात किया है कि राइट साइड के एट्रिया में बैक फ्लो को रोकने वाला जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हमारा इस ऑप्शन में कहीं पे भी ट्राइकस्पिड होगा तो वो राइट आंसर होगा, बाकी के सारे ऑप्शन को पूछना ही नहीं, वो तो गलत ही है। ठीक है, चलिए वो आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं कि जो हमारा ये है राइट साइड वाला पोर्शन, ये क्या है, ये राइट साइड है, और राइट साइड में ये वेंट्रिकल है और ये एट्रिया। ठीक है, तो वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने से ब्लड को रोकने वाला जो वॉल्व है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यही इस प्रश्न में पूछा था और इसका जवाब हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन सी में। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, और किसी को भी कुछ डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे, उसको उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।